गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर जो कि 2017 का है, जो कि सब्जेक्ट साइंस का है ना, और सेट ए है ना। इसमें कुल मिला के 39 प्रश्न दिया गया है जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वह एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, पहला नंबर प्रश्न बोला है यहाँ पे, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो हम लोग छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका उत्तर दिया गया है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए। यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया गया है, पूछा है यह कौन सा अभिक्रिया है, तो यह द्विस्थापन अभिक्रिया है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा भाग में, मानव नेत्र का कौन सा भाग में क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, बोला है क्वेश्चन है ना। तो हम कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका सूत्र है ना का उपयोग किया जाता है। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है ना, दिया गया आपका, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। हम जब वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं तो किस क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, तांबा एवं जास्ते की मिश्र धातु का नाम क्या है। तांबा एवं जास्ते की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पीतल, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, है ना। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न बोला है, विद्युत परिपथ तथा संसाधनों के सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपयोग का नाम लिखिए, बोला है। तो कौन सा सुरक्षा है, वह है फ्यूज। क्योंकि कोई भी मोटर हो गया, पंखा हो गया, इस सब में क्या लगा हुआ होता है, फ्यूज, जो कि सुरक्षा करता है विद्युत से, है ना। अगला 8वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का समान सूत्र आपका हो जाता है CnH2n+2 होता है ना। अगला प्रश्न क्या बोला है, 9 नंबर प्रश्न, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग लगभग 15 किलोमीटर पर घंटा या लगभग 4 मिनट पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, 10वां नंबर प्रश्न बोला है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब एक स्पष्ट किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वस्तु उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का होता है। अगला प्रश्न क्या है, जब लोहे के कील को, दोस्तों अगर हम लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका कारण एक बहुत लंबी कहानी है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोहे तांबे से अधिक क्रियाशील होता है। जो लोहा होता है दोस्तों वह तांबा से बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण
तांबे को विस्थापित कर देता है, तांबे को विस्थापित कर देता है। इससे नीले रंग का कॉपर सल्फेट विलयन हल्का हरा बन जाता है ना। यह विस्थापन अभिक्रिया है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। यह 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो निकट दृष्टि को दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है ना। ऐसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है, अम्ल एवं क्षार के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH, है ना। तो इससे अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl जो कि लवण है ना, H2O क्या है, जल है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि यह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। क्या बोला है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह, यहाँ पे ग्रह होगा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह प्लांट्स इंग्लिश में बोलते हैं, टिमटिमाते नहीं है क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत पास होते हैं और उसका आकार बड़ा होता है, जिससे वायुमंडलीय प्रभाव का असर कम पड़ता है ना, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो किया जाता है उसका केक ब्रेड बनाने में, अम्लता दूर करने के लिए बनाया जाता है, फुचका बनाने में किया जाता है, इस समय किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है। अगला क्या बोला है, 17 नंबर प्रश्न, 4 ओम तथा 16 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए बोला है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाए, 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/16 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 बराबर r बराबर हो जाएगा आपका 4 + 1, है ना, बट्टे का 16 बराबर का हो जाएगा 5/16। तब इसको 5 से 16 को भाग दीजिएगा तो 3.2 ओम आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताइए। सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है बोल रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि सोना और चांदी चमकीले होते हैं, ठीक है, आधार त्रिकोणीयता तथा तन्य होते हैं, जंग नहीं लगते हैं। जो सोना और चांदी होता है दोस्तों वह चमकीले होते हैं, है ना, तन्य होता है, लचीलापन होता है ना, उसमें वह जंग नहीं लगता है और वह आधार वर्धनीयता होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात कीजिए बोला है ना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, वस्तु C और F के बीच है ना, प्रतिबिंब C के बाहर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा, है ना। 20 नंबर आप प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पे संतुलित किया गया है दोस्तों, है ना, यहाँ पे संतुलित किया गया है डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, H2 + Cl2, तो इधर भी 2HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, ठीक है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, तो यह है संतुलित किया गया हुआ है ना। बी नंबर में क्या है, 4Na, मतलब कि सोडियम 4 गो है ना, ऑक्सीजन 2 गो है। तो यहाँ पे देखिए 2Na2 है, मतलब कि यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, सोडियम भी और 2 ऑक्सीजन हो गया, है ना। इसी प्रकार 3 लोहा दिया गया है ना, प्लस 4 H2O, मतलब कि जल है। तो यहाँ पे देखिए Fe3O4, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 गो ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे 4 H2, मतलब कि 8 गो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो यह भी संतुलित है, ठीक है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए बोला है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र होती है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है दोस्तों वह बंद वक्र का निर्माण करती है ना।
ये उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। उसका जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक होता है, ठीक है। चुम्बक का दो होता है, क्षण चुम्बक का देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्थ पोल इधर होता है, इधर होता है साउथ पोल, ठीक है। बोला है कि ये उत्तर ध्रुव से मतलब इधर से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। यहाँ पे ये क्या प्रवेश करता है ना, इसे करके यहाँ पे प्रवेश करता है, ठीक है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। जो दोनों, जैसे कि यहाँ से फिर लिख लेगा इसे करते, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है बोल रहा है, ठीक है। जहाँ रेखा संघन होती है वहाँ क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे क्या सामने सामने इसका ये रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, तो यहाँ पे प्रबल होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा ताकत होता है इसमें, यहाँ पास, ठीक है। अगला क्या है, चुंबक के भीतर ये रेखा दक्षिणी ध्रुव, मतलब चुंबक के जो अंदर है दक्षिणी ध्रुव से आपका उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगी, ठीक है। क्या दक्षिणी मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल इसका अंदर में बहेगा, ऐसे करके बहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जाएगा, है ना। अब बाहर में नॉर्थ से साउथ में, अंदर में साउथ से नॉर्थ में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का, क्या बोला था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 5 गुण, ठीक है। अगला 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है, संकल्प एवं परिनियोजना अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? दोनों में प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए बोला है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संकल्प अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, संकल्प अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि जल से क्या बन रहा है, CaOH2 बन रहा है, ठीक है। अगला क्या है, परिनियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यार, जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे क्या बोलते हैं, परिनियोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है Zn + CuSO4 से, देखिए यहाँ पे Cu कॉपर को हटा के यहाँ पे जिंक इसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CuSO4 था, है ना, जिसमें Cu को हटा के स्थापित करके क्या ZnSO4 बन रहा है, ठीक है, और प्लस Cu निकल जा रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा परिनियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न क्या बोला है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए कारण भी दीजिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग इसका उत्तर देते हैं, सौर ऊर्जा, यह सूर्य से प्राप्त होता है और कभी समाप्त नहीं होती, ठीक है। अगला क्या है, पवन ऊर्जा, यह हवा से प्राप्त होती है और प्रदूषण रहित होती है। 24 नंबर आपका प्रश्न क्या बोला है, 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है, मेंडलीवी की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बोला है। जो मेंडलीवी की सारणी थी वह आवर्त सारणी से किस प्रकार भिन्न थी बोला है, ठीक है। तो मेंडलीवी की सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, आधुनिक सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी। जो मेंडलीवी की सारणी थे वो परमाणु द्रव्यमान से आधारित था और जो आधुनिक सारणी था वह परमाणु संख्या से आधारित था, ठीक है। एक वजन से क्या था आधारित था, एक था जो कि संख्या से आधारित था, ठीक है। दूसरा क्या है, आधुनिक सारणी में समस्थानिक को एक ही स्थान दिया गया, अब मेंडलीवी की सारणी में नहीं दिया गया, ठीक है। अगला क्या पॉइंट है, आधुनिक सारणी अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए बोला है। तो ओम का नियम हम लोग क्या जानते हैं, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। जैसे कि भी समानुपाती I हो गया, ठीक है। तो समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो भी बराबर हो जाएगा I × R, है ना। यहाँ पे समानुपाती हटा तो इसका जगह में क्या लग गया, R एक प्रतिरोध लग गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, प्रायोगिक सत्यापन, एक परिपथ बनाकर एक परिपथ बनाइए
उसमें विभिन्न विभवांतर पर धारा प्रवाहित कीजिए। ठीक है, धारा मापी जाती है। V/I का मान स्थिर आता है जिससे ओम का नियम सत्यापित होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है, 5 नंबर का आता है, तो आप लोग दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, है ना। इसको सत्यापन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न को देखते हैं, विद्युत मोटर क्या है। जो विद्युत मोटर होता है दोस्तों, यह क्या होता है, तो यह होता है विद्युत मोटर एक यांत्रिक यंत्र है। क्या है, विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जब आप पानी चलाने वाला टुलू मशीन देखे होंगे, है ना, आपके यहाँ भी होगा, उसमें देखे होंगे कि आप उसमें करंट देते हैं तो उसका जो होता है रोटर वो घूमने लगता है। तो वह मोटर क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, नहीं विद्युत ऊर्जा होता है, जो विद्युत ऊर्जा, जैसे कि हम उसमें विद्युत प्रवाह करते हैं तो जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको क्या कर देता है, वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तभी हो जाता है विद्युत मोटर कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है, 26 नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में लेबल किए गए भागों 1 2 3 4 5 का नाम लिखिए, नामकरण कीजिए बोला। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, एडोन, कैथोड, तीसरा में अम्लीय जल, चौथा में पात्र, पांचवा में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, साम्यता क्या है, पेंटेन के साम्यता को नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए बोला। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक ही अणुसूत्र लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले यौगिक साम्यता कहलाते हैं। पेंटेन के साम्यता क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और एगो नियोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला, 27 नंबर प्रश्न, प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषित के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो वह है नाइट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो कौन कौन सा कारक है सो आवेग उत्पन्न करते, तो वह होता है बल और समय, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या बोला है, समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समान जीन संरचना वाले जीवों को समजात या समजात गुणों वाले जीव कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला, 30 नंबर प्रश्न, गुणसूत्र XY और XX किन नामों से जाने जाते हैं, तो XY जो होता है वह नर लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, वो मेल होता है ना, और जो XX होता है उसको मादा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, भारत में बड़े बड़े बांधों की अवधारणा को किन लोगों के विकसित किया था, किन लोगों ने विकसित किया था। भारत में बड़े बांधों की अवधारणा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकसित किया था। उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। अगला प्रश्न क्या बोला है, किन परिस्थितियों में पौधे में समुचित परिवहन तंत्र की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब पौधे आकार में बड़े और बहुकोशिकीय होते हैं है तथा जड़ तन्य और पत्तियां दूर दूर स्थित होती है, तब जल, खनिज और भोजन के परिवहन के लिए समुचित परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है। यही हो जाएगा इसका आंसर। 33 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता क्यों होती है बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में विविध ऊतक और अंग होते हैं, इसलिए जनन के लिए विशेष कोशिकाओं और जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। 34 नंबर क्या बोला है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है बोला है, तो जीवाश्म यह बताते हैं कि जीवों में समय के साथ कैसे परिवर्तन हुए और वर्तमान जीवों का पूर्वज कौन था, जिसे विकासीय संबंध स्थापित होता है। 35 नंबर में क्या बोला है आपका क्वेश्चन, पोषी स्तर क्या है, जो पोषी स्तर होता है यह बोला है क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर का नामकरण कीजिए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। उदाहरण में हिरण, क्या बोला है, घास हिरण शेर, घास को हिरण खा जाएगा और हिरण को शेर खा जाएगा। घास प्रथम पोषी स्तर है, हिरण द्वितीय पोषी स्तर है और शेर तृतीय पोषी स्तर है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पर्यावरण ने अपमार्जकों की क्या भूमिका है। जो पर्यावरण है उसमें अपमार्जकों की क्या भूमिका है दोस्तों, तो वह है अपमार्जक मृत जीवों को खाकर पर्यावरण को समाप्त करते हैं और पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में दो अंतर लिखिए बोला है। ठीक है। तो पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि नियंत्रण करते हैं, जबकि जंतु हार्मोन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, है ना। अगला है टॉपिक पदार्थ, पादप हार्मोन विशिष्ट ग्रंथियों से नहीं बनते, जबकि जंतु हार्मोन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं बोला है। 38 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजनाओं के क्या लाभ हो सकते हैं। ये लाभ लंबे अवधि में बनाई गई परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न है बोला है। ठीक है। तो कम अवधि की परियोजनाओं से शीघ्र लाभ मिलता है और लागत कम होती है, जबकि लंबी अवधि की परियोजनाएं स्थानीय विकास और दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करती है ना। अगला प्रश्न क्या है, गुर्दों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए बोला है। तो आप लोग इसका चित्र बना लीजिएगा, है ना। बाकी बात आगे हम बताते हैं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। कौन कौन, शरीर संयदन से होती है। ठीक है। दूसरा होता है पुनर्वशोषण से होती है और तीसरा होता है वह होता है शत्रवन से होती है ना। यह प्रक्रिया नेफ्रॉन में होती है। किसमें होता है, नेफ्रॉन में होता है। अगला प्रश्न क्या बोला है, अथवा में है योग्यतम की उत्तरजीवित से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और सेकंड में क्या बोला है, अस्तित्व के लिए संघर्ष किया है, यह किस प्रकार प्रारंभ होता है ना। तो इसका उत्तर दिया गया है, योग्यतम की उत्तरजीविता का अर्थ है कि प्रकृति में वही जीव लंबे समय तक जीवित रहते हैं जो अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं। ऐसे जीव भोजन प्राप्त करने और शत्रुओं से बचते हैं तथा प्रजनन करने में अधिक सक्षम होते हैं। जो जीव पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल नहीं पाते वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का आधार है। ठीक है। अगला क्या था हम लोग का सेकेंड में, अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या है, यह किस प्रकार प्रारंभ होता है ना। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष जीवन के बीच भोजन, आवास, सुरक्षा तथा प्रजनन के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा को कहते हैं। यह संघर्ष इसलिए प्रारंभ होता है क्योंकि जीव अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं जबकि साधन सीमित होते हैं। यह संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका अंतरजातीय संघर्ष, दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष और तीसरा है पर्यावरणीय संघर्ष होता है। ठीक है। तो यह था आपका 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या था, 39 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि यह वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है ना। फिर से मिलेंगे अगले और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों को के पास शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।